कॉलेज की कैंटीन में मैं आर्यन के सामने बैठी हुई थी और वो मुझे चाहत भरी नज़रों से देख रहा था, जबकि मैं उसकी नज़रों से नर्वस हो रही थी। जब आर्यन की निगाहें मुझसे हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं, तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। मैंने हल्की नाराज़गी से कहा था, आर्यन अपनी नज़रें नीची करो, मुझे शर्म आ रही है। भूख लगी है, पेट पूजा भी करनी है, या फिर सिर्फ तुम्हारी नज़रों से शर्माती ही रहूं? मेरी बात पर आर्यन जोर से हंस पड़ा था और बोला था, क्या करूं, आज तुम्हें देखकर मन ही नहीं भर रहा। पिछले 2 महीने से तुम्हारी मोहब्बत के लिए तरस रहा था, और अब जाकर तुमने मेरी मोहब्बत को स्वीकार किया है। अब तुम ही बताओ कैसे मेरा दिल तुमसे भर सकता है। तुम अपनी पेट पूजा करो और मैं तुम्हें देखकर अपने दिल को सुकून दूंगा। आर्यन की बात पर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। सच में वो पिछले कई महीनों से मेरे पीछे पीछे घूम रहा था और मैं उसे जानबूझकर तंग कर रही थी। आज आखिरकार मैंने उसकी मोहब्बत को स्वीकार कर लिया था और वो खुशी से निहाल हो रहा था। वैसे आर्यन कॉलेज का सबसे हैंडसम और अच्छा लड़का था और लड़कियां उसकी दीवानी थीं, लेकिन आर्यन सिर्फ मेरा दीवाना था। मैंने सोचा था कि इतनी जल्दी उसे अपने पास नहीं आने दूंगी। पहले उसे थोड़ा तड़पाऊंगी, फिर उसकी मोहब्बत को स्वीकार करूंगी। और आज जब उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तो मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। वो मुझे कैंटीन लेकर आया था और खुशी से झूम रहा था। तभी उसने मजाक में कहा था, अच्छा ये तो बताओ, हम शादी कब कर रहे हैं? मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा था और कहा, पागल हो क्या? हथेली पर सरसों जमाने की बात कर रहे हो? आज इजहार मोहब्बत और कल शादी की बात। बिल्कुल पागल हो। मेरी बात पर फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ा था और बोला था, यार क्या करूं, अब दिल ही नहीं मानता। तुम इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो, जब से तुम्हें देखा है दिल को चैन ही नहीं आता। मम्मी पापा से कह दूंगा, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब शादी करनी है और घर बसाना है, तुम्हें दादी बनाना है। उसकी बात पर मैंने गुस्से से उसे घूरा और कहा था, आर्यन बकवास बंद करो। इतनी जल्दी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना मुझे, और तुम्हारे मम्मी पापा भी अभी नहीं मानेंगे, समझे? फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा था, हाँ यार ये तो सही है, मम्मी पापा का सपना है कि मैं पढ़ाई पूरी करूं और बिजनेस में नाम कमाऊं। पापा खुद बिजनेसमैन हैं और वो भी यही चाहते हैं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। मैंने भी उसे मुस्कुराते हुए कहा था, तो पापा की ख्वाहिश को पूरा करो, और मैं भी इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। मेरी बड़ी बहन की शादी अभी होनी बाकी है। आर्यन ने सीने पर हाथ रखकर ठंडी सांस ली और उदास होकर बोला था, तो फिर इंतजार ही करना पड़ेगा। उसकी हरकत पर मैं हंस पड़ी थी और उसने भी मुस्कुराते हुए मुझे देखा था। जल्दी जल्दी बर्गर खत्म करके मैं अपनी क्लास लेने चली आई थी, क्योंकि छुट्टी होने में अभी काफ़ी समय था। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था। बार बार आर्यन का चेहरा मेरी नज़रों के सामने आ रहा था, और जब मेरी सहेली सानिया को ये बात पता चली, तो उसने मजाक में कहा था, यार कॉलेज की कोई लड़की ऐसी नहीं है जो आर्यन की दीवानी ना हो, और आर्यन तेरा दीवाना है। आई डोंट बिलीव यार। मैंने इतराते हुए कहा, हाँ भाई, हर किसी की किस्मत सिवन्या जैसी नहीं होती। सानिया हंसते हुए बोली थी, यार सही कह रही हो। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? सानिया थोड़ा गंभीर होकर बोली थी, आर्यन हैंडसम भी है, अमीर भी, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो रंगीन मिजाज का लड़का है। उसे रंग बिरंगी तितलियों के साथ टाइम बिताना पसंद है। मेरी बड़ी बहन भी इसी कॉलेज से पास आउट हुई है। तब आर्यन उसका जूनियर था। छोटे क्लासेस से ही वो लड़कियों के साथ घूमता रहा है और उसकी दोस्तियां अक्सर हद से पार चली जाती हैं। इस उम्र में ये सब आम है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ ना दे। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मेरा दिल धड़क उठा था। मैंने कहा, सानिया कैसी डराने वाली बातें कर रही हो? मैं आर्यन से सच्चे दिल से मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए चाहत देखी है। सानिया ने गहरी सांस लेकर कहा, भगवान करे सब वैसा ही हो जैसा तुम सोच रही हो। ये कहकर हम अपने अपने घर चले आए थे। आर्यन मुझे पसंद तो था, लेकिन उसकी मोहब्बत बहुत बोल्ड थी। वो हर वक्त मेरे करीब आने की कोशिश करता, मुझे छूने की कोशिश करता। तब मैं उसे धक्का दे देती तो वो हंसकर कहता, क्या यार शिवी, तुम भी कौन से पुराने जमाने में जी रही हो? आजकल तो मोहब्बत में इतना सब कुछ चलता है, लेकिन मैं उसे खुद से दूर कर देती और कहती, मुझे ये सब पसंद नहीं है आर्यन।
शादी के बाद ही सब कुछ अच्छा लगता है और आर्यन मेरी बात मान भी जाता था, इसलिए वो मुझे पसंद भी था। एक दिन मैं लाइब्रेरी में थी। लाइब्रेरी उस समय लगभग खाली थी और मैं अपनी पसंदीदा किताबें निकाल रही थी। तभी अचानक से आर्यन वहां आ गया। अगले ही पल किताब मेरे हाथ से छूट कर गिर गई थी। जब आर्यन ने मुझे पीछे से पकड़कर अपने होठ मेरी गर्दन पर रख दिए थे, मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। मैंने झटके से खुद को उससे छुड़ाया था। आर्यन, क्या तुम पागल हो गए हो? ये सब क्या कर रहे हो? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जबकि आर्यन के चेहरे पर आज कुछ अलग ही चमक थी। कहने लगा, वैसे सिवी, ऐसा करने में क्या बुराई है? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये सब तो सामान्य बात है। ऐसा करने से रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। मैं तो कब से इस बात के इंतजार में हूँ कि हम कहीं किसी अच्छे होटल में बाहर मिल लेते हैं। ऐसा करने से एक दूसरे को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, उसने कहा और मेरा हाथ थाम लिया था। उसकी आंखों में जज्बातों का तूफान उमड़ रहा था। मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं और मैंने जल्दी से अपने हाथ उसके हाथों से छुड़ा लिए थे और लाइब्रेरी से बाहर निकल आई थी। मुझे आर्यन की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसके बाद से मैं आर्यन से नाराज़ हो गई थी, लेकिन आर्यन ने जल्दी ही मुझे सॉरी बोलकर मना लिया था और मैं भी मान गई थी। मैं आर्यन से प्यार करती थी और उसे एक और मौका देना चाहती थी। घर पहुंची तो माहौल कुछ अलग ही था। पूरे घर की सफाई हो रही थी और मेरी बड़ी बहन अनु चेहरे पर चमक लिए सोफे पर बैठी कोई मैगजीन पढ़ रही थी। मैंने उत्सुकता से पूछा था, क्या बात है माँ, आज कोई खास मेहमान आ रहे हैं क्या? मेरी माँ ने खुशी खुशी बताया था, हाँ बेटा, आज अनु को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का भी साथ आ रहा है। बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर बात बन गई तो जल्दी सगाई और शादी हो जाएगी। मैंने अनु दीदी की तरफ देखा तो वो भी बहुत खुश लग रही थी। हम दोनों बहनें ही थीं। अनीता जो बड़ी थी और मैं शिवन्या छोटी। अनीता को सभी प्यार से अनु कहते थे, जबकि मुझे शिवी बुलाते थे। हम दोनों बहनों का मिजाज बहुत अलग था। खूबसूरती में तो हम दोनों एक से बढ़कर एक थे, लेकिन अनु का स्वभाव थोड़ा शांत और संजीदा था, जबकि मैं चंचल और शरारती थी। मैंने हंसते हुए कहा था, तो दीदी, इसका मतलब जल्दी ही आपकी शादी होगी? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और जल्दी से अनु को गले से लगा लिया था। मेरी माँ ने हंसते हुए कहा था, सिर्वी बेटा, ऐसा करो, अनु को इसके कमरे में ले जाकर और अच्छे से तैयार कर दो। मुझे इस पर भरोसा ही नहीं है। हमेशा फीके रंग के कपड़े पहन लेती है। पता नहीं आजकल की लड़कियों की तरह इसका मिजाज क्यों नहीं है। अनु दीदी ने मुंह बनाते हुए कहा था, माँ, मुझे शौक नहीं है चटक रंग पहनने का। हल्के रंग सुकून देते हैं। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में खींचते हुए ले आई थी। मैंने अपनी मर्जी से एक लाल रंग की फ्रॉक उसके सामने रख दी थी और कहा था, अनु, तुम आज यही फ्रॉक पहनोगी। अनु ने जैसे ही मुंह बनाया, मैं हंस पड़ी थी। सिवी, तेरा दिमाग खराब है क्या? इतना डार्क ड्रेस पहनकर मैं लड़के के सामने जाऊंगी, कोई कार्टून लगूंगी? उसने गुस्से में कहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा था, कार्टून नहीं लगोगी, बल्कि बहुत ही प्यारी लगोगी। तुम्हारे गोरे रंग पर ये लाल रंग बहुत ही जचेगा। अरे लड़का तो अपनी नजरें ही नहीं हटा पाएगा तुम्हारे ऊपर से, पहले ही नजर में तुम पर फिदा हो जाएगा। देखना, ये शिवी का वादा है आपसे। अरे कोई पागल हो गई हो क्या जो ये हल्के रंग के कपड़े पहनने जा रही हो? अभी तो तुम जवान हो, खूबसूरत हो और शादी भी नहीं हुई है। इससे पहले ही बुढ़ापा अपने ऊपर चढ़ा लिया है। मैंने उसके खूबसूरत सिल्की बालों को क्लेचर से आज़ाद किया जो उसके गालों पर बिखर गए थे। मैंने जल्दी से बालों को पीछे किया। आखिरकार मेरी बातों से अनु को लाल ड्रेस पहननी पड़ी थी। जब अनु तैयार हुई तो मैं उसे देखती ही रह गई थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरी नज़रें उससे हट ही नहीं रही थीं। मैंने उसकी नज़र उतारी और उसी वक्त मेहमान भी आ चुके थे। मम्मी ने मुझे आवाज़ दी और मैं अनु को लेकर बाहर चली आई थी। सामने लड़का और उसकी माँ और उसकी शादीशुदा बहन बैठी हुई थी। सबकी नज़रें हमारी तरफ उठ गई थीं। मैं सिंपल सफ़ेद कपड़ों में थी, जबकि अनु लाल ड्रेस में एकदम लाल गुलाब की तरह खिल रही थी। उसकी शर्माई हुई आंखें और हल्के हल्के मेकअप ने उसकी रंगत में जो गुलाबीपन शामिल किया था, वो ये बता रहे थे कि लड़की वही है। अनु उसके सामने बैठ चुकी थी और मैंने नाश्ता वगैरह सबके सामने रख दिया था। लड़के को देखकर तो खुशी के मारे मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था, क्योंकि वो एकदम किसी सपनों के शहजादे जैसा लग रहा था।
मैं अपनी चंचलता के कारण खुद को रोक नहीं पाई थी और उसकी ओर बढ़ गई थी। हेलो, मेरा नाम शिवन्या है। वैसे आप मुझे शिवी भी कह सकते हैं। आपका नाम क्या है? लड़का थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला था, मेरा नाम शिवम है। हाय, उसकी आवाज़ भी कितनी जादू भरी थी। मैं तो उसकी आवाज़ के जादू में ही खो गई थी। लेकिन अगले ही पल उसकी बात पर मैं जोर से हंस पड़ी थी। लो, शिवम और शिवी क्या जोड़ी बन रही है। मम्मी, अनु को छोड़ो, मेरी ही शादी शिवम से करा दो। मेरे इस मजाक पर सबकी नज़रें मेरी ओर उठ गई थीं, जैसे मुझे खा ही जाएंगी। मैंने जल्दी से अपनी जुबान दांतों तले दबाई थी। शायद मैं कुछ गलत बोल गई थी। माँ ने गुस्से में कहा, शिवी उठकर किचन में देखो, खाने की तैयारी पूरी हुई या नहीं। सबकी नज़रों से बचती बचाती मैं किचन में घुस गई थी। उधर अनु शर्माई सकुचाई हुई शिवम के सामने बैठी थी। शिवम की नज़रों में जो अनु के लिए पसंद साफ झलक रही थी, वो चोरी छिपे उसे ही देख रहा था। उसकी इस हलचल को परिवार के बाकी सभी लोगों ने भी नोटिस किया था। शिवम की मां ने माहौल को हल्का करते हुए कहा था, ऐसा करो, तुम दोनों अकेले में कुछ देर बातें कर लो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। अगर तुम दोनों की मर्जी हो तो हम रिश्ता आज ही पक्का कर देते हैं। शिवम तो जैसे पहले ही इस बात के लिए तैयार था, वो तुरंत उठ खड़ा हुआ था और अनु को साथ लेकर चला गया था। दोनों गार्डन में टहलते हुए हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। शिवम बोला, अभी फिलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा आखिरी साल है। 2 महीने बाद पेपर खत्म होते ही मैं पापा का बिजनेस संभालने वाला हूँ। और आप? अनु मुस्कुराते हुए बोली थी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ और फिलहाल मम्मी के साथ घर के कामकाज सीख रही हूँ। मैं दबे कदमों से उनके पीछे चली आई थी और धीरे धीरे उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। शिवम ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा था, अच्छा अनीता जी, आपको मैं पसंद तो हूँ ना? अनु चुप रही तो शिवम फिर से बोला था, बताइए ना, मैं आपको पसंद आया या नहीं? क्योंकि आप तो मुझे बहुत पसंद आई हैं। मैं इस रिश्ते के लिए दिल से राजी हूँ, लेकिन आपकी मर्जी भी जानना चाहता हूँ। अनु दीदी अपनी बात साफ साफ नहीं रख रही थी और मुझे अनु पर गुस्सा भी आ रहा था। इतना हैंडसम लड़का उसे रिश्ते के लिए हाँ कहने को कह रहा था और वो बेवकूफ़ लड़की हाँ कहने में इतना समय लगा रही थी। मैंने पीछे से अनु को हल्के से चुटकी काटते हुए कहा था, यार बोलो ना कि हाँ, ये रिश्ता पसंद है। इतना टाइम क्यों ले रही हो? मेरी इस बात पर दोनों ने चौंक कर मेरी ओर देखा था और मुझे अपने पीछे देखकर वे थोड़ा असहज हो गए थे। अनु ने गुस्से से कहा, सिबी तुम पागल हो गई हो? हम दोनों के पीछे कब से खड़ी हो? मैंने हंसते हुए जवाब दिया था, तब से जब से शिवम जीजू आपको हाँ कहने को कह रहे हैं और आप कुछ बोल ही नहीं रही। अनु ने गुस्से से नजरे हुई नज़रों में मुझे डांटा और कहा, शिवम अभी तुम्हारे जीजू नहीं बने जो तुम उन्हें जीजू कह रही हो। मैंने नाक चढ़ाते हुए मजाक में कहा, वैसे शिवम जीजू, मैं अनु की तरफ से हाँ बोलती हूँ। अरे आप जैसा लड़का मिलना तो किस्मत की बात है। कितने हैंडसम हो आप। आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी ये जादू भरी पर्सनैलिटी और आपके बोलने का अंदाज, सच में मैं तो फिदा हो गई हूँ। मैं फिर मजाक के मूड में थी। अनु ने गुस्से से मेरी पीठ पर हल्के से मुक्का मारते हुए कहा था, मम्मी को बुलाती हूँ, तेरी जबान बहुत ज़्यादा चलने लगी है। मैं हंसते हुए वहाँ से भाग गई थी और कहा, अनु ये रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए। मुझे शिवम जीजू बहुत पसंद आए हैं। और फिर उस दिन रिश्ता पक्का हो गया था। लड़का और लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था, तो देरी किस बात की थी। शिवम की माँ ने शगुन के तौर पर अनु की गोद में पैसे रखे और अपने खानदानी कंगन उतार कर अनु को पहना दिए थे। उन्होंने कहा, शिवम के एग्जाम खत्म होते ही हम अपनी बहू को लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें शादी की बहुत जल्दी है। इधर मैंने आर्यन को खुशखबरी सुनाई कि मेरी दीदी का रिश्ता पक्का हो गया है। आर्यन भी बहुत खुश हुआ और कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारी दीदी की शादी होगी तो तुम्हारे लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। फिर मैं भी तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दूंगा। इन 2 महीनों में मेरी और आर्यन की मोहब्बत और गहरी हो गई थी। उस दिन के बाद से आर्यन मेरे पास गलत तरीके से नहीं आया था। हाँ, अब भी जब आर्यन की नज़रें मुझ पर उठती तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता था। मैं भी आर्यन की चाहत में पूरी तरह डूब चुकी थी। 2 महीने ऐसे ही उड़ गए थे और मैं शादी की तैयारियों में पूरी तरह डूब गई थी। मैंने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी इकलौती बहन की शादी थी और मैं इसमें कोई कमी नहीं करना चाहती थी। शादी वाले दिन अनु बहुत खुश थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी थे।
वो मुझसे और मम्मी पापा से बिछड़ने का दुख महसूस कर रही थी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने उसे मजाक में कहा था, दुल्हन बनने के बाद मत रोना, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। अरे यार, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। इतनी मेहनत से मेकअप हुआ है और कितना पैसा लगा है, और तुम रो रो कर सारा मेकअप खराब कर दोगी। मैंने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की और अनु ने मुझे गले से लगा लिया। उस दिन अनु हम सबको छोड़कर शिवम के साथ विदा हो गई थी। शिवम ने अनु को इतना प्यार दिया था कि वो जो पहले थोड़ी गंभीर और दब्बू सी थी, अब पूरी तरह खिल उठी थी। शिवम की संगत में वो बदल गई थी। उसके चेहरे पर गुलाबों की तरह मुस्कान खिलने लगी थी। शिवम तो अनु का दीवाना था। जब वो अनु को हमसे मिलाने लाता, उसकी नज़रें हर समय अनु पर ही रहती थीं। वो चुपके से अनु से कहता था, यार अनु, मेरे साथ ही चलना, यहाँ रुकने की मत कहना, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता। उनकी बातें जब मेरे कानों में पड़ती तो मैं झुंझला जाती। क्या शिवम जीजू, आप मेरी दीदी को कभी अकेला नहीं छोड़ते? कभी कभी शिवम मेरी नाराज़गी का ख्याल रखते हुए अनु को छोड़ जाते थे, लेकिन अगले ही दिन फिर लेने आ जाते। तुम क्या जानो अनु, तुम्हारे बिना मैं पूरी रात सो नहीं पाया। फिर उसकी ज़िंदगी में और भी खुशियाँ बढ़ गई थीं। जब नन्हा अर्जुन उनकी गोदी में आया था, शिवम और अनु दोनों अपने बेटे अर्जुन से बेहद प्यार करते थे। उनकी जान बसती थी उसमें, और मैं भी अपने भांजे की दीवानी थी। कभी कभी उनकी मोहब्बत को देखकर मुझे डर लगता था, और मैं चुपके से दुआ करती थी कि भगवान उनके प्यार को कभी किसी की नज़र ना लगे। लेकिन उनके प्यार को नज़र लग ही गई थी। मैं धीरे धीरे आर्यन से शादी के लिए दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे। मैंने आर्यन से कहा था, आर्यन, अपना रिश्ता मेरे घर लेकर आओ, हम दोनों सगाई कर लेते हैं और शादी जब तुम कहोगे तब हो जाएगी। लेकिन आर्यन हर बार मुझे टाल देता था। इस बार भी उसने मुझे 1 महीने का समय मांगा था। आज अनु दीदी का बर्थडे था और शिवम जीजू अनु दीदी और अर्जुन को लेकर एक 5 स्टार होटल गए थे। रास्ते में दीदी ने मुझे भी पिकअप कर लिया था। हालांकि मम्मा मान नहीं रही थी। मैंने भी मना किया कि कबाब में हड्डी बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन आज अनु दीदी के दिल में कुछ ऐसा था कि वो मुझे साथ लेकर ही गई थी। कहने लगी, शिवी, क्या करूं, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तेरे बिना बर्थडे सेलिब्रेट किया हो? मेरा दिल ही नहीं करेगा। पिछले बर्थडे पर शिवम मुझे अकेले लेकर गए थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए आज तू मेरे साथ जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था ये अनु दीदी का आखिरी बर्थडे साबित होगा। अगर पता होता तो मैं उन्हें जाने नहीं देती। हम सब गाड़ी में सवार होकर चल पड़े थे। रास्ते में खूब मौज मस्ती कर रहे थे। अनु दीदी आगे शिवम जीजू के साथ बैठी थीं, जबकि मैं अर्जुन को गोद में लिए पीछे बैठी हुई थी। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार ने हमारी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी थी। हमारी गाड़ी उछलकर सड़क पर गिर गई। खिड़की का दरवाज़ा एक झटके से खुल गया था और मैं उसे निकालकर दूर उछलकर सड़क के किनारे गिरी थी। चीखें और शोर सुनाई देने लगे थे। अर्जुन मेरी गोद में था। इतना दूर उछलकर गिरने के बावजूद भी मैं अर्जुन को अपने बाजू से नहीं छोड़ा था। उसके रोने की आवाज़ भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए गाड़ी की तरफ देखा, जहां से अनु के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन अब वो आवाज़ भी शांत हो चुकी थी। मेरे सिर से खून बह रहा था। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाल कर इधर उधर नजर दौड़ाई थी, लेकिन इस समय सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। हम आए भी जंगल के रास्ते से थे, और ऐसा करने के लिए अनु ने कहा था। उसका कहना था कि हम लॉन्ग रास्ते से जाएंगे, जिससे कि रास्ते में खूब सारी मस्ती कर सकें, और इसलिए शिवम ऐसे रास्ते से लेकर आया था जो काफ़ी लंबा था लेकिन एकदम सुनसान था। इस वक्त सड़क पर कोई नहीं था जो हमारी मदद करता। सामने वाली कार भी बुरी तरह से डैमेज हुई थी, लेकिन हमारी कार ने तो कई पलटे खाए थे। उस गाड़ी से ड्राइवर निकला था और उसने हमारी गाड़ी के अंदर झांका था, लेकिन अगले ही पल वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गया था। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था और मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर भी मैंने उसकी नंबर प्लेट देख ली थी। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी थी और मैं भी अपने होश खोने लगी थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। मैंने हड़बड़ाते हुए नर्स से कहा था, क्या हुआ? मेरे परिवार वालों का बताओ, मेरी दीदी, जीजू, अर्जुन सब कहाँ हैं? मेरी आवाज़ में हड़बड़ी थी। नर्स जल्दी से मेरे पास आई और बोली, आप लेटी रहिए, आपको सिर से काफ़ी खून बह चुका है
आपको बहुत कमजोरी है। मैंने कहा नहीं, मुझे दीदी के पास जाना है, मेरी माँ को फ़ोन कर दो प्लीज़। मैं रो रही थी और चीख रही थी। एक्सीडेंट के वो पल मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे, जब शिवम, जीजू और अनु दीदी की चीखने की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थीं। नर्स ने कहा, चिंता ना करें, आपकी मम्मी पापा को खबर कर दी गई है। आपका पूरा परिवार हॉस्पिटल में ही है। थोड़ी देर में मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई थी। उनके चेहरे पर जो दुख और तकलीफ थी, उसने मेरा दिल चीर दिया था। मैंने फटी फटी आंखों से माँ को देखा। कुछ अनहोनी का संकेत मिल रहा था, लेकिन मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। दिल में कहीं एक ऐसी उम्मीद की किरण थी कि मुझे अच्छी खबर मिलेगी। मैंने पूछा, माँ, दीदी, शिवम, जीजू, अर्जुन सब ठीक तो है ना? अचानक मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी और मुझे गले से लगा लिया। सिबी, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अनु मौके पर ही दम तोड़ गई। शिवा अभी बेहोश है, लेकिन खतरे से बाहर है। अर्जुन चमत्कारी रूप से बच गया है, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई है। लेकिन मेरी अनु इस दुनिया से चली गई। मैं कितनी ही देर तक चुप बैठी रही। मुझे कुछ होश नहीं था। जब थोड़ी सोचने समझने की क्षमता आई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। कहते हैं मुश्किल समय गुजर जाता है, लेकिन हमारा ये मुश्किल समय गुजर ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। अनुदीति की याद मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। शिवम भी घर आ चुका था। वो पागल हो गया था, हर वक्त अनु अनु चिल्लाता रहता था। उसके माँ बाप भी बहुत परेशान थे। हमारे घर आए थे और बताने लगे, शिवम की हालत बहुत खराब है, अनु के बिना उसने खाना पीना छोड़ दिया है, हर वक्त चिल्लाता रहता है, रातों को उठकर बैठ जाता है। अर्जुन भी बिना माँ के बहुत परेशान है। मुझे समझ नहीं आ रहा था अर्जुन को संभालूं या शिवम को। शिवम की माँ फूट फूट कर रो रही थी। अर्जुन अभी सिर्फ 1 साल का था और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। मैंने अर्जुन को अपने सीने से खींच लिया था, उसे बेतहासा चूमा और फूट फूट कर रोई थी। मुझे उस इंसान से नफरत महसूस हो रही थी, जिसकी एक छोटी सी गलती ने हमारे परिवार को दुखों के सागर में डुबो दिया था। मैं उस इंसान की शक्ल को तो याद नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस वक्त सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। हालांकि मैंने बहुत कोशिश के बाद उसकी गाड़ी का नंबर याद कर लिया था, क्योंकि गाड़ी की नंबर प्लेट मेरे सामने थी। जब हम लोग दुखों से बाहर आने लगे तो मैंने पापा को वो नंबर बताया और उन्होंने तुरंत जाकर पुलिस को खबर की थी। कुछ ही दिनों बाद मेरी दीदी का मुजरिम पकड़ा गया था। पुलिस ने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया था। जब मैं और मम्मी पापा वहां पहुंचे तो हमने शिवम जीजू को भी कॉल करके बुला लिया था। लेकिन जब मैंने वहां उस लड़के को देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो तो आर्यन था, यानी आर्यन ही मेरी दीदी का कातिल था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और वहां से उल्टे कदमों घर वापस आ गई थी। आर्यन ने भी मुझे देख लिया था, उसे सजा हुई थी, लेकिन कहते हैं ना, कानून अंधा होता है। वो पैसे वाला था, उसके बाप ने पुलिस का मुंह पैसों से भर दिया था और उसे छुड़ा दिया था। जब शिवम जीजू को इस बात की खबर मिली तो वो गुस्से से पागल हो गए थे। उन्होंने अपने आदमियों से कहकर आर्यन को अपने फार्म हाउस पर उठा लिया और मुझे फोन किया था, मैं तुम्हारी बहन के कातिल को सजा दूंगा, तुम चाहो तो तुम भी आकर अपने हाथों से उसे सजा दे सकती हो। एक पल के लिए मेरा दिल कह रहा था कि मैं वहां जाऊं, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट भी थी। फिर मैंने दिल में फिर से आर्यन के लिए नफरत भर गई थी। उसने मेरी बहन की जान ले ली थी, मेरे अर्जुन को अनाथ बना दिया था। वो माफी के लायक नहीं था। उसने सबसे बड़ा पाप किया था। एक तो उसने हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट किया, और फिर वो चाहता तो समय पर मेरी दीदी और जीजू को अस्पताल पहुंचा सकता था और उनकी जान बचा सकता था। लेकिन उसने एक नज़र गाड़ी के अंदर डालकर वहां से फरार हो गया था। मैं खुद फार्म हाउस पहुंच गई और अपने हाथों से आर्यन को खींच खींच कर थप्पड़ मारने लगी थी। मेरा गुस्सा उस पर फूट पड़ा था। मैं चिल्ला रही थी, तुम कातिल हो, मेरी बहन के। आर्यन मुझसे माफी मांग रहा था, मुझे माफ कर दो शिवी, मैं डर गया था, मैं जानबूझकर नहीं किया। उस वक्त मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। जब मैं गाड़ी के अंदर झांक कर देखा था तो दोनों की हालत बहुत खराब थी। मैं डर गया था, इसलिए मैं वहां से भाग निकला। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर गुस्सा और बढ़ गया था। मैंने कहा, जरा सी लापरवाही ने सब कुछ खत्म कर दिया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और फिर मैं वहां से चली आई थी। शिवम ने अपने तरीके से उससे बदला लिया था, लेकिन मुझे उससे कोई परवाह नहीं थी। मेरा दिल तो सिर्फ अपनी दीदी की यादों में डूबा था। आर्यन की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं, लेकिन मेरे मन में उसे माफ करने का कोई भाव नहीं था। मेरा दिल हर तरफ से दुखों से भर गया था।
जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची तो मुझे पता चला कि आर्यन किसी और लड़की के चक्कर में पड़ चुका था, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रहा था और शादी के लिए मना कर रहा था। घर आने के बाद से वो फूट फूट कर रो रही थी, उसका सब कुछ एक झटके में बिखर गया था। मुझे आर्यन से नफरत महसूस हो रही थी। कुछ दिनों में मैंने खुद को संभाल लिया था, लेकिन जो घाव मेरे दिल पर लगे थे वो इतनी जल्दी भरने वाले नहीं थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिंदगी में अभी एक बड़ा तूफान आने वाला था। शिवम की माँ दूसरी शादी करने जा रही थी। वो नन्हे अर्जुन की जिम्मेदारी अब और अकेले नहीं उठा सकती थी। उनकी उम्र हो गई थी और फिर शिवम को भी अनु की यादों से निकालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक लड़की पसंद कर ली थी और रिश्ता भी तय कर दिया था। लेकिन जब ये खबर मैंने सुनी थी तो मेरा दिल बेचैन था। बार बार मन में अर्जुन का ख्याल आ रहा था। मुझे चिंता थी कि सौतेली माँ कहीं उस मासूम पर जुल्म न करे। मेरा अर्जुन बहुत मासूम है, बहुत छोटा है, उसे सौतेली माँ के जुल्म सितम के साए में नहीं रहने दूंगी। सोचते सोचते मैंने तय कर लिया था कि मैं आगे क्या करना है। फिर हिम्मत करके माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है, प्लीज मेरी बात से इनकार मत करना। माँ ने पूछा, हाँ बोलो बच्चे, क्या कहना है? मैंने नजरें झुकाकर कहा, माँ मैं शिवम से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर माँ हैरान रह गई थी। तू कैसी बातें कर रही है? उन्होंने कहा, क्यों, इसमें बुराई क्या है? शिवम अच्छा लड़का है, आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने तर्क किया, अर्जुन अभी बहुत छोटा है, उसके ऊपर सौतेली माँ लाना ठीक नहीं होगा। माँ नजरें चुराने लगी। मुझे भी ये ख्याल आया था, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा, मैंने शिवम की हालत देखी है, वो अनु की यादों में अब तक बाहर नहीं निकला है। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी पत्नी को खुश रख पाएगा, पति होने का फर्ज पूरा कर पाएगा। लेकिन माँ, मैंने कहा, हम सब कुछ जानते हैं, हमें खुदगर्ज नहीं बनना चाहिए। आपको पता है ना कि मैं अर्जुन को देखभाल कर सकूंगी, लेकिन उसकी सौतेली माँ अर्जुन का कभी भी ध्यान नहीं रख पाएगी। अनु दीदी को क्या जवाब दोगे? जहाँ भी होगी उसकी आत्मा दुखी हो जाएगी। अगर अर्जुन को जरा भी तकलीफ पहुंची, वो हमसे सवाल करेगी कि जब उसके पास ऑप्शन था तो आपने मेरे अर्जुन को सौतेली माँ के पास क्यों डाल दिया? मेरी बात सुनकर माँ ने नजरें चुरा ली और मुझे अपने सीने से लगा लिया। फिर उन्होंने पापा से बात की। मेरे माँ बाप ने अर्जुन की खातिर इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। जब उन्होंने शिवम के माँ बाप से बात की तो वे दिल से राजी हो गए थे। शिवम के माता पिता ने कहा, हम लोग तो पहले ही इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, और अब जबकि आप लोग राजी हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हम बहुत खुश हैं। और यूं चटपट मेरी शादी शिवम से हो गई थी। शिवम से पूछा गया था, लेकिन उसने कोई भी हाव भाव प्रकट नहीं किया था। बस एक बार पूछा था, शिवी इस रिश्ते पर राजी है या नहीं, तो उसकी माँ ने बता दिया कि हाँ, इस रिश्ते के लिए खुद उसने आगे बढ़कर अपने मुंह से बात की है। और ये सुनकर शिवम ने बस खामोशी से चेहरा झुका दिया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग अर्जुन की माँ लाना चाहते हैं तो खुशी से लेकर आएं, लेकिन मुझे कोई उम्मीद मत रखना। एक पल के लिए मेरा दिल टूटा था। शिवम बिल्कुल बदल चुका था। वो पहले वाला हंसता खेलता शरारती शिवम कहीं खो गया था। मैंने अपने दिल को समझा लिया था, कोई बात नहीं, मैंने अर्जुन की माँ बनकर ही इस घर में जाऊंगी और उसकी खातिर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दूंगी। मेरी आंखों में आंसू थे और यूं मैं दुल्हन बनकर अपनी ही दीदी की बेड पर उसके पति के सामने बैठी हुई थी। बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि ये बेड मेरी बहन का था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी बहन की जगह ले ली हो। यकीन नहीं आ रहा था कि जिंदगी ऐसा मोड़ भी ले सकती है। आंसू लगातार आंखों से बहते रहे, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कमजोर पड़े, लेकिन अनु की याद मुझे परेशान कर रही थी। तभी अचानक से दरवाज़ा बजा। मैंने शादी की रात को लेकर कितने ख्वाब देखे थे कि वो अपने पति का इंतज़ार करेगी और फिर उसका पति उसके पास आएगा, उसे प्यार करेगा। लेकिन आर्यन ने मेरे ख्वाब चकनाचूर कर दिए थे। अगर आर्यन ने मुझे धोखा न देता तो शायद मैं इतनी जल्दबाजी में फैसला न लेती। एक धमाके से दरवाज़ा खुला और आने वाला शिवम ही था। उसकी गोद में अर्जुन था। उसने मेरी ओर एक नज़र भी नहीं डाली थी। वो अर्जुन से कहने लगा, सॉरी बेटा, आप बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। शिवम ने मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था, जिससे मुझे बेइज्जती महसूस हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने मन को मारे बैठी हुई थी, नहीं पापा, आप भी बेड पर सो जाइए। देखिए ना, आज तो मासी भी हमारे साथ हैं।
अर्जुन ने अपनी हकलाती हुई जबान में कहा था। मासी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा था। अब शिवम ने मेरी ओर एक नज़र डाली थी। अचानक हमारी नज़रें टकराईं और मैंने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली थी। शिवम ने फिर कहा, नहीं सॉरी बेटा, आप बेड पर सो जाओ अपनी मौसी के साथ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। लेकिन अर्जुन ने कहा कि शिवम को बेड पर ही सोना है। मैं चुपचाप उठकर बाथरूम चली गई। मैंने अलमारी खोली तो वहां सिर्फ अनु की ड्रेस पड़ी थी। मैंने अपने साथ अपना कोई सामान लेकर नहीं आई थी। इतनी जल्दबाजी में शादी हुई थी कि किसी बात का होश ही नहीं था। मैंने अनु की एक ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। जब मैं वो ड्रेस पहनकर बाहर आई तो मुझे देखते ही शिवम की आंखों में खून उतरने लगा था। उसने आगे बढ़कर मुझे बाजू से दबोचा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनु की ड्रेस पहनने की? अभी के अभी उतारो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अर्जुन की माँ बनकर आई हो तो उसकी माँ बनकर ही रहो। मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी बहन की जगह लेते हुए? मैं तुम्हारी बहन का पति था और उससे कितनी मोहब्बत करता था नहीं बल्कि अभी भी करता हूँ। फिर भी तुमने कितनी बेशर्मी से मुझे अपना पति बना लिया, बल्कि खुद अपने मुंह से रिश्ते की बात की। मैंने कहा, शिवम प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ये सब मैंने अर्जुन की खातिर किया है। शिवम मेरे बेहद करीब आ चुका था। उसने तेज आवाज में कहा था, अर्जुन की खातिर किया है तो फिर तुम्हें मेरी ज़रूरत है ही नहीं, है ना? उसके करीब आने पर मेरे दिल में जज्बात मचलने लगे थे। बोलो ना शिवी, तुम्हें कभी अपने पति की ज़रूरत महसूस नहीं होगी? ये कहते हुए उसने मेरे गालों को छूना शुरू कर दिया था। उसकी उंगलियां मेरे होठों पर आकर रुक गई थीं और अगले ही पल उसने मेरी नाइटी की डोरियां खोल दी थीं। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक उतर आई थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। भले ही मैं इस रिश्ते के लिए दिल से राजी नहीं थी और ना ही मैंने अभी तक शिवम के साथ कोई रिश्ता बनाने का सोचा था, लेकिन पता नहीं इस रिश्ते में ऐसा जादू था कि शिवम की छुअन से मेरे जज्बात मचलने लगे थे। शिवम ने जैसे ही मुझे छुआ था, मेरे पूरे शरीर में हलचल सी हो गई थी। दिल था कि अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। शिवम मेरे बेहद करीब था और अगले ही पल उसने अपने दहकते हुए होठ मेरी गर्दन पर रख दिए थे और मेरे होठों से एक हल्की सी सिसकारी निकली थी। मेरी सांसें तेज हुई थी और अगले ही पल मैं चौंक उठी थी जब शिवम ने मेरे जबड़ों को अपनी मजबूत पकड़ में दबाया था। मैं दर्द के मारे विलविला उठी थी। उसकी आंखों में जहां अभी खुमारी थी, वो अब वहां गुस्से की लपटें निकल रही थीं। कहने लगा, क्या हुआ? इतनी जल्दी अर्जुन की मां बनने का भूत उतर गया? मेरी पत्नी बनने के ख्वाब लेकर आई हो आंखों में, इसलिए मेरी जरा सी संगत पर तुम्हारे जज्बात मचलने लगे थे। तुम्हारी दिल की तेज होती हुई धड़कनें और दहकती सांसें इस बात की गवाही दे रही हैं कि तुम्हें मेरी संगत में मजा आ रहा है। मेरे साथ रिश्ता बनाकर शारीरिक सुख भोगना चाहती हो? तुम जैसी बेशरम लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अभी तुम्हारी बहन को मरे दिन ही कितने हुए हैं, तब तक तुम अपनी बहन की जगह लेने आई हो और मेरी संगत के बारे में भी सोचने लगी। ये कहकर शिवम ने मुझे जोर से धक्का दिया था। इतनी बेइज्जती पर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। एक ही पल में शिवम ने मुझे एक बाजारू औरत का खिताब दे दिया था। गुर्राते हुए कहने लगा, मेरे करीब भी आने की कोशिश मत करना, वरना मेरे गुस्से की आग में जलकर भस्म हो जाओगी। अब जाओ और अभी के अभी अनु का ड्रेस उतार कर आओ। मैं रोती सिसकती बाथरूम में जाकर बंद हो गई थी। मुझे शिवम से इस गुस्से और झुंझलाहट की उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो अनु से बहुत प्यार करता था। उसकी यादों से अब तक बाहर नहीं निकला था। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया था, मैंने दिल पर पत्थर रख कर किया था। कितनी ही देर तक मैं शॉवर के नीचे खड़ी होकर रोती रही थी और जब रो रो कर मेरा दिल हल्का हुआ तो मैंने फिर से अपना वही शादी वाला लहंगा पहन लिया था और इस भारी भरकम लहंगे के साथ बेड पर आकर लेट गई थी। अर्जुन तो न जाने कब का नींद की आगोश में चला गया था। मैंने उसके हाथ से उसके टॉय लेकर दूर रखे थे। वो खेलते खेलते ही सो गया था। मैं उसके करीब जाकर लेट गई। शिवम सोफे पर अपनी आंखों पर बाजू रखे हुए था और उसके सीने पर अनु की तस्वीर रखी हुई थी। मेरे बाथरूम जाते ही उसने शायद अनु की तस्वीर को निकालकर उससे बातें की थी। वो सो नहीं रहा था बल्कि जाग रहा था। मैंने ये अच्छे से महसूस किया था। मैंने लाइट ऑफ की और लेट गई। इतनी भारी लहंगे में मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोल दिया।
मुझे रात वाले शादी के लहंगे में देखकर मेरी सास थोड़ी शर्मिंदा हुई थी। वो समझ गई थी कि अभी तक हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि शिवम अभी सोफे पर ही सो रहा था और मैं मुरझाए चेहरे के साथ शादी के लहंगे में खड़ी थी। मेरी सास ने कहा, शिवी बेटा क्या बात है, तुमने रात को कपड़े नहीं बदले? इतने भारी लहंगे में तुम्हें नींद कैसे आई? मैं हकला कर रह गई थी और कहा, मम्मी जी वो बोली, अरे तुम्हारी बहन की अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, उनमें से कोई निकाल कर पहन लेती। मैंने नजरें झुका दी और शायद मेरी सास मेरी झुकी हुई नजरों का मतलब समझ चुकी थी। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर मुझे बाहर ले जाते हुए कहा था, कोई बात नहीं शिवी, शिवम जल्दी ही इन सब हालातों से बाहर आ जाएगा, तुम्हारी परवाह भी करेगा। मेरा दिल कहता है कि वो तुम्हें प्यार भी करेगा, तुम्हें पत्नी होने का हक और सम्मान भी देगा। बस थोड़ा सा समय सब्र बिता लो मेरी बच्ची। फिर उन्होंने कहा, अब तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में जाओ और मेरी कोई अच्छी सी साड़ी निकाल कर पहन लो। फिर हम मार्केट चलेंगे और मैं तुम्हें शॉपिंग भी कराऊंगी। मैं अपनी सास के कमरे में चली गई। नहा धोकर मैंने एक हल्की काम वाली साड़ी पहन ली। उसके बाद मेरी सास मुझे मार्केट लेकर गई थी और मुझे शॉपिंग भी कराई थी। उस दिन मैंने शिवम के बारे में न सोचने का मन बना लिया था। मेरा मन धीरे धीरे शांत हो रहा था और मुझे अपने लिए कुछ नया महसूस हो रहा था, क्योंकि शिवम तो अनु के लिए बिल्कुल दीवाना था। वो हर रात अनु की तस्वीर से बातें करता, कभी रोता कभी उदास होता। उसकी हालत देखकर मुझे चिंता होती थी। मुझे उसके लिए कोई जलन नहीं होती, बल्कि मुझे गर्व था कि मेरी दीदी कितनी खुशकिस्मत थी कि उसे एक शिवम जैसा पति मिला था। लेकिन शिवम की हालत पर मुझे दुख भी होता था। मुझे वो समझ नहीं आता था कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, फिर शिवम क्यों इस बात को समझ नहीं पाता। शिवम हर पल मुझे टॉर्चर करता था, मुझे दुख देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। उसके दिल में ये ख्याल घर कर गया था कि मैंने अनु की जगह ले ली है। कभी कभी बेवजह वो मुझे कभी कभी वो बेवजह मेरे पास आता, मेरे बालों को बिगाड़ देता, कभी मेरा मेकअप को खराब कर देता, कभी मेरे हाथों से चूड़ियां उतार कर फेंक देता और कहता, तुम अनु बनने की कोशिश कर रही हो, तुमने हेयर स्टाइल अनु जैसा किया है, तुमने ये मेकअप अनु जैसा किया है, तुमने ये लाल चूड़ियां क्यों पहनी, ये अनु को बहुत पसंद थी। मैं शिवम की इन हरकतों से परेशान हो गई थी। अब तो मैंने खुद को सजाना भी छोड़ चुकी थी। मेरी सास मेरा हौसला बढ़ाती, मुझे समझाती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं अपने आंसू पी कर रह जाती। हमारी शादी को 1 साल हो चुका था और इस 1 साल में मैंने जो कुछ भी झेला था वो मैं ही जानती थी या फिर मेरा भगवान जानता था। इस 1 साल में शिवम ने मेरे ऊपर जुल्मों और सितम के पहाड़ तोड़े थे, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसके लिए कोई नफरत का भाव नहीं आया था। पता नहीं कैसा जादू था शिवम की पर्सनैलिटी में कि मेरा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खींचने लगा था। मेरे दिल में उसकी मोहब्बत का बीज पड़ चुका था, जो धीरे धीरे नई अंकुरों में फूटने लगा था। शिवम के पागलपन में थोड़ी कमी भी आने लगी थी। अब वो अनु को पहले की तरह रो रो कर पागलों की तरह याद नहीं करता था। हाँ, उसकी तस्वीर उसने अभी तक कमरे से नहीं निकाली थी और रात को सोने से पहले वो हमेशा उसकी तस्वीर से बातें करता था। लेकिन दिन में अब वो सामान्य रहने लगा था। अर्जुन से बातें करता, मुझसे भी कभी कभी एक दो बात कर लेता। आज भी शिवम अनु की तस्वीर लिए सोफे पर सो गया था। मैं हल्के से चलते हुए शिवम के पास गई। शिवम बेखबर सो रहा था। अनु की तस्वीर का फ्रेम उसकी गर्दन में चुभ रहा था, लेकिन उसे इस बात का होश नहीं था। मुझे उसकी तकलीफ का एहसास हुआ तो मैंने आगे बढ़कर फ्रेम उसके हाथों से निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने फ्रेम को हाथ लगाया, शिवम की आंख खुल गई। मेरी हाथ में तस्वीर देखते ही उसने झटके से मेरा बाजू दबोच लिया था और उठकर बैठ गया था। मेरा हाथ फ्रेम से हट चुका था और मैं हड़बड़ाई हुई थी। मैंने कहा, शिवम वो फ्रेम का कोना, लेकिन मेरे शब्द मेरे मुंह में ही रह गए थे। शिवम ने मुझे खींचकर सोफे पर गिरा लिया था और खुद भी बैठ गया था। उसने मेरे बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा था, क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, मैं अनु की यादों से बाहर आ जाऊं और तुम्हारे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूं। बहुत खुदगर्ज हो तुम, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा और आज के बाद कभी हिम्मत भी मत करना मेरी अनु की तस्वीर को हाथ लगाने की। सोचना भी मत। उसकी आंखों में जो गुस्सा था उसने मेरे दिल में डर और उदासी भर दी थी।
उसकी सोच मुझे बुरी तरह चुभ रही थी। मैंने कहा, शिवम तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं दीदी की जगह नहीं लेना चाहती। मुझे तो खुशी होती है कि तुम इससे इतना प्यार करते थे, लेकिन समझने की कोशिश करो। दीदी अब इस दुनिया में नहीं है। जो हकीकत है उसे स्वीकार करो। जिंदगी बहुत बड़ी है। इस तरह घुट घुट कर तो जिंदगी गुजरेगी नहीं। तुम बहुत बुरे हो शिवम। अगर तुम्हें दीदी का ही ख्याल होता तभी तुम मुझे इतनी तकलीफ नहीं देते। अब मैं अकेलापन सह नहीं पाती। मैं घुट घुट कर जी रही हूँ। दीदी जहाँ भी होंगी ये सब देखकर उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। शिवम क्यों मुझे इतनी तकलीफ देते हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, जिन्हें मैंने बेदर्दी से साफ किया था। मैंने कहा, शिवम मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति हो। मेरा दिल भी अब तुम्हारे लिए धड़कता है और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता कोई नाजायज़ रिश्ता नहीं है और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। कभी कभी जब मैं बहुत उदास होती हूँ तो मेरा दिल करता है कि तुम्हारे सीने में सिर रख कर सो जाऊँ। मुझे अपनी बाहों में लेकर तसल्ली दो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं अपने दुखों को अंदर ही अंदर सहती रहती हूँ। किसी से कुछ नहीं कह पाती। ठीक है तो मुझे बेशर्म या गिरा हुआ कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं इस बात का इकरार करती हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी संगत चाहिए शिवम। मुझे अपने पति की चाहत चाहिए। मैं भी अपने पति की चाहत की हकदार हूँ। क्यों मुझे मेरे इस हक से दूर रखा हुआ है? मुझे अपनी मोहब्बत में समेट लो शिवम। अब और अकेली ज़िंदगी गुजारी नहीं जाती। मुझे अपनी बाहों में ले लो शिवम। मैं अकेली चलते-चलते थक चुकी हूँ। मेरी बातें सुनकर शिवम की पकड़ मुझ पर ढीली पड़ गई थी। वो मेरी तरफ हैरानी से देख रहा था। कितनी देर तक वो मुझे देखता रहा और फिर जल्दी से उठकर बालकनी में चला गया था। मैं वहीं सोफे पर सो गई थी। सुबह मेरी आँख खुली तो शिवम बेड पर अर्जुन के पास लेटा हुआ था। रात वाली बातें याद आते ही मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं जज्बातों में कुछ ज़्यादा ही बह गई थी। मैंने अपना पूरा दिल खोलकर शिवम के सामने रख दिया था। जब उसने मुझे उठते हुए देखा तो उसकी भी आँख खुल गई थी। हमारी नज़रें टकराईं और मेरा दिल धड़क उठा था। पता नहीं शिवम की आंखों में ऐसा क्या था कि मैं उसकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला सकी और जल्दी से बाथरूम में घुस गई थी। उसके बाद से शिवम एकदम बदल गया था। उसने अब रात को अनु की तस्वीर से बातें करना भी बंद कर दिया था, लेकिन अब वो मेरे साथ भी बातें करने लगा था। मेरे लिए कभी कभी कुछ सामान भी लाने लगा था और मेरे साथ नरमी से पेश आने लगा था। कभी कभी मेरी ओर एक टक निहारता तो मेरे दिल जोरों से धड़कने लगता और मैं जल्दी से अर्जुन में बिजी हो जाती थी। उस दिन शिवम के दोस्त के घर सालगिरह की पार्टी थी और शिवम ने मुझे भी चलने को कहा था। उसने मेरे लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस लेकर आया था। मैं खुशी खुशी वो पहनकर तैयार हो गई थी और जब शिवम कमरे में आया तो कुछ पल के लिए मुझे देखकर रुक गया था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन जल्दी ही उसने नजरें चुराईं। चलो हम लेट हो रहे हैं, उसने कहा, लेकिन अगले ही पल वो चौंक गया था। उसने मेरे हाथों की तरफ देखा जिसमें ब्राउन कलर की चूड़ियां थीं, जबकि मेरा ड्रेस रेड कलर का था। जब से उसने मुझे रेड कलर की चूड़ियों के लिए डांटा था तब से मैंने उन्हें पहनना छोड़ दिया था। लेकिन आज मेरा रेड कलर के ड्रेस के साथ मैचिंग चूड़ियां नहीं पहनी थी। शिवम ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को थाम लिया और कहा, रेड कलर के साथ ब्राउन चूड़ियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ये कहते हुए उसने धीरे धीरे मेरे हाथों से चूड़ियां उतारना शुरू कर दिया। फिर ड्रेसिंग टेबल की दराज खोलकर उसने रेड कलर की चूड़ियां निकाली और बड़े प्यार से मेरे हाथों में पहना दी। अब तुम अच्छी लग रही हो, उसने कहा। मैंने कहा, लेकिन शिवम ये चूड़ियां तो दीदी की थीं। शिवम ने मेरे होठों पर उंगली रख दी और कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी दीदी को ये चूड़ियां पसंद थीं, लेकिन क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम भी इन्हें पहन सकती हो। तुम्हारा हर रंग पर हक है, हर चीज पर हक है। फिर अचानक ही शिवम ने कमर से मुझे अपने करीब खींच लिया था। उसकी अचानक हरकत पर मेरी सांसें अटक गई थीं। अगले ही पल उसने मेरे जूड़े में कैद बालों को एकदम से खोल दिया था। कहने लगा, खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो। कुछ बाल मेरे गालों पर आए थे जिन्हें शिवम ने अपने हाथों से समेटकर मेरे कानों के पीछे कर दिए थे। मेरे गाल शिवम की इतनी सी संगत पर तपने लगे थे। दिल की धड़कनें तेज हुई थीं, लेकिन मैं जल्दी ही खुद को संभाल लिया था कि कहीं शिवम मेरे दिल की धड़कनों को महसूस न कर ले और मुझे बेशर्मी का खिताब न दे दे। उसकी बातें याद करके मेरा दिल उदास हुआ था। मेरी उदासी को शिवम ने भी महसूस कर लिया था। माहौल को हल्का करने के लिए बोला, चलो अब क्या सोच रही हो?
हम लेट हो जाएंगे। पार्टी में सब लोगों ने मेरी तारीफ की, बल्कि हमारी जोड़ी, हम दोनों की जोड़ी को बहुत सराहा था। शिवम भी काफ़ी खुश लग रहा था। रात को हम जब पार्टी से लौटे तो काफ़ी रात हो गई थी और अर्जुन अपनी दादी के पास ही सो चुका था। शिवम कमरे में चला गया था और मैं अर्जुन को लेने अपनी सास के कमरे में चली गई थी, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लिया और कहने लगी, शिवी, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। तुम्हारे शादी को 1.5 साल हो चुका है, लेकिन मेरी बूढ़ी आंखों से कुछ नहीं छुपा है। तुम दोनों ने अब तक अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं की है। तुम दोनों अलग अलग सोते हो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन शिवी, आज मैंने शिवम की आंखों में तुम्हारे लिए कुछ देखा है। वही भाव जो उसकी आंखों में अनु के लिए हुआ करते थे, आज वही भाव मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए देखे हैं। इससे पहले कि शिवम की मोहब्बत उसके दिल में ही कहीं दम तोड़ जाए, उसकी मोहब्बत को आगे बढ़कर स्वीकार कर लो। उसने एक कदम तुम्हारी ओर बढ़ाया है, एक कदम तुम उसकी ओर बढ़ाओ और अपनी जिंदगी को खुशियों से भर लो। अर्जुन को मेरे पास ही रहने दो, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सास की बात का मतलब समझकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन दिल की धड़कनें भी तेज हुई थीं। मेरी सास जो कह रही थी वो सही कह रही थी। शिवम की नज़रों में कुछ दिनों से मेरे लिए बेचैनी थी, जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। मेरी तरफ कदम उठाता है लेकिन फिर वापस खींच लेता है। रात को सोते हुए सोफे पर भी करवटें बदलता रहता था, तो कभी कभी मेरी ओर देखने लगता था, लेकिन मैं जल्दी से शिवम से नजरें चुराकर अर्जुन की तरफ करवट ले लेती थी। लेकिन मुझे अपनी पीठ पर शिवम की नज़रों की तपिश महसूस होती थी। इन 1.5 सालों में जो हमारे बीच दूरी बन गई थी वो किसी तरह पट नहीं रही थी। जब मैं कमरे में आई तो शिवम फ्रेश होने के बाद सोफे पर लेट चुका था। मैं भी एक हल्का फुल्का सूट लेकर बाथरूम में चली गई थी। फ्रेश होने के बाद मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई थी और अपने खुले बालों का जूड़ा बनाने के लिए जैसे ही मैंने अपने बालों को समेटा, मेरे कुछ बाल कुर्ते की जेब में फंस चुके थे। मैंने निकालने की कोशिश की, लेकिन बाल कुछ ज़्यादा ही बुरी तरह से फंसे हुए थे और जब मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से खींचना तो दर्द से मेरे मुंह से हल्की सी सिसकी निकली थी। लेकिन मैंने अपनी सिसकी को अपने लबों में ही दबा लिया था कि कहीं शिवम डिस्टर्ब ना हो जाए, और मैं खुद ही कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से बाल चैन से बाहर आ जाएं, लेकिन बाल कुछ ज़्यादा ही बुरी तरह से फंसे हुए थे। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि मैं कैंची से बालों को काट कर निकालती। मैंने जैसे ही कैंची उठाई और बालों को काटने के लिए हाथ बढ़ाया, अगले ही पल शिवम ने मेरे हाथों को थाम लिया था। वो न जाने कब से मेरी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था, लेकिन सोने का नाटक कर रहा था। कहने लगा, पागल हो, इतने खूबसूरत बालों को काट कर उनका सत्यानाश करोगी? लाओ, मैं निकाल देता हूँ। उसने मेरे हाथों से कैंची लेकर रख दी थी और मेरे बालों को निकालने की कोशिश करने लगा था। उसके हाथों का स्पर्श जैसे ही मेरी गर्दन पर लगा, मेरे पूरे वजूद में एक सिहरन दौड़ गई थी। दिल की धड़कनें शोर मचाने लगी थीं, बाल शायद जेब से निकल चुके थे, लेकिन अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई थी जब शिवम ने अपने दहकते हुए लब मेरी गर्दन पर रखे थे। मैं चौंक कर शिवम की ओर देखने लगी थी। उसकी आंखों में खुमारी भरी हुई थी और उसकी इस मदहोशी को देखकर मेरी पलकें लरज उठी थीं। मेरे होठ कुछ कहने के लिए खुले थे, लेकिन शिवम ने उन पर उंगली रख दी थी और कहने लगा, बस शिवी, अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकता। तुम्हें तुम्हारे हक की मोहब्बत देना चाहता हूँ। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है और तुमने मेरे हर जुल्म को हंसकर सहा है। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं अनु को बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन कब अनु की जगह तुम मेरे दिल में धड़कन बनकर धड़कने लगी, मुझे एहसास नहीं हुआ। और जब तुम मेरे सामने रो रही थी, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, तो तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। अनु की यादों पर तुम्हारी मोहब्बत भारी पड़ चुकी है। सिवी, इस दिल में अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी है। अनु की यादों को मैंने दिल के किसी कोने में दफन कर दिया है। ये कहते हुए शिवम ने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए थे और बेकरारी से मुझे चूमना शुरू कर दिया था। और फिर अगले ही पल शिवम ने मेरे कुर्ते की जिप खोल दी थी। इस बार मैंने अपने दिल की धड़कनों पर कोई पहरे नहीं बिठाए थे, बल्कि अब मेरी धड़कनें शिवम की धड़कनों के साथ मिलकर धड़क रही थीं। शिवम ने हल्के से मुझे अपने बाजू में उठाया था
और बेड पर लेकर आया था। उस रात उसने मुझे वो चाहत और मोहब्बत दी थी जिसके लिए मैं न जाने कब से तरस रही थी। शिवम की मोहब्बत और संगत पाकर मैं पूरी हो गई थी। शिवम कसकर मुझे अपने बाजुओं में समेटे हुए था। वो रात हमारी जिंदगी की खुशियों भरी रात थी। अगले दिन मेरी सास ने मेरे चेहरे पर शर्म के रंग देख लिए थे, तो वो भी सब कुछ समझ चुकी थी और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया था। शिवम ने हमारे कमरे से अनु और अपनी तस्वीरें निकालकर मेरी और अपनी एक बड़ी सी तस्वीर लगाई थी। अनु के सारे कपड़े निकालकर उसने स्टोर रूम में सहेज कर रख दिए थे, जबकि उस अलमारी में अब सिर्फ और सिर्फ मेरे कपड़े भर दिए थे। मेरे हाथों को थामकर शिवम कहने लगा, शिवी, मैं वादा करता हूँ अनु की झलक भी अब हमारी लाइफ में नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत की हकदार अब तुम रहोगी। और मुझे पता है कि मेरे इस फैसले पर अनु भी खुश हो रही होगी, क्योंकि तुम उसकी सबसे प्यारी और छोटी बहन हो। अनु तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी और आज तुम्हें खुश देखकर वो भी खुश हो रही होगी। मैंने शिवम के सीने में अपना सर छुपा लिया था और बाकी शिवम ने अपना कहा सच कर दिखाया था। उसने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं शिवम की मोहब्बत में खोने लगी थी। आज हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन शिवम की मोहब्बत और उसकी बेकरारियों में जरा भी कमी नहीं आई है। वो मुझे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, मेरी जरा सी तकलीफ पर तड़प उठता है। शिवम की मोहब्बत पर मेरी आंखें भीग जाती हैं। कभी कभी तो मेरा दिल डर से कहता है कि कहीं भगवान हमारी खुशियों को कहीं किसी की नज़र न लगा दे। भगवान ने मुझे एक नन्ही सी परी भी दी थी और यूं हमारी फैमिली पूरी हो गई थी। अपनी आने वाली खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना की थी कि हमारे प्यार को कभी किसी की नज़र ना लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।